कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है और यदि आप मेहनत करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं जाता। अर्थात सारी चीज़ें आप पर डिपेंड हैं। अभी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत विगत क्लास में आप हमारे अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान, और इसमें भी आपने विगत क्लास में पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1177 से 1192। पृथ्वीराज तृतीय जिसके संदर्भ में विगत क्लास में मैंने कुछ चर्चा की थी जो तुम्हें याद होगी। भाई पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में बताया इसे राय पिथौरा भी कहा गया। राय पिथौरा क्यों कहा गया? हाँ जी, पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता व स्वामी होने के कारण इसे राय पिथौरा नाम दिया गया। नेक्स्ट, इसने दल पुंगल की उपाधि धारण की। दल पुंगल बोले तो विश्व विजेता। दल पुंगल की उपाधि धारण की थी और ये आपको ज्ञात होगा कि दल पुंगल की उपाधि धारण की इसने। इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? प्रबंध चिंतामणि, राइटर मेरुतुंग। ठीक भाई। नेक्स्ट, इसके पिता का नाम क्या था? माता का नाम कपूरी देवी। ठीक। नेक्स्ट, इसमें इसका जन्म कब हुआ? 1166 में। कहाँ हुआ? अनिल पाटन, गुजरात में। नेक्स्ट, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? ये कितनी उम्र में शासक बन गए? इनके पत्नी का नाम संयोगिता और इच्छिनी। ठीक। नेक्स्ट, इनकी पुत्र का नाम गोविंदराज। यूँ तो इनके भाई का भी नाम पढ़ सकते हो आप। भाई का नाम था हरिराज। क्या नाम था? हरिराज। बाकी इनके पुत्र का नाम गोविंदराज, और गोविंदराज वही है जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट बात करें तो इनका प्रमुख मंत्री कैमास या कदमबास। ठीक भाई। उसके अलावा इनका सेनापति कौन था प्रारंभिक दौर में? भुवन मल। मैं जिस व्यक्ति का अभी नाम लिया था प्रमुख मंत्री कैमास या कदमबास, उसके संदर्भ में बता दूं कि कैमास ने जो प्रारंभिक अभियान थे उसमें इस पृथ्वीराज तृतीय का बड़ा सहयोग किया था। अर्थात प्रारंभिक अभियानों में जो विजय प्राप्त की थी उसमें इस कैमास का बड़ा योगदान रहा था। ठीक भाई, जिसको आपको बताया भी जाएगा। तो कल विगत समय में आपने सारा डाटा इसका पढ़ लिया, आपके पास है। ठीक। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय के प्रारंभिक युद्ध अभियान। प्रारंभिक युद्ध अभियान। ठीक भाई, इन प्रारंभिक युद्ध अभियानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना आप लोग। जिसमें एक आता है गुड़गांव पर अधिकार। फर्स्ट प्रारंभिक युद्ध अभियानों में गुड़गांव पर अधिकार। ठीक। या नागार्जुन का दमन, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नागार्जुन का दमन। ये हुआ 1178 में। ये क्या है, क्या घटनाक्रम है? गुड़गांव, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन समय में इस गुड़गांव को गुड़ापुरा कहा जाता था। वर्तमान समय में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन समय में गुड़ापुरा था, लेकिन प्रचलन में ज्यादा क्या रहा? गुड़गांव। इस पर अधिकार किया था। कैसे किया, क्या परिस्थितियां थी, किससे संघर्ष किया, किसका योगदान रहा, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हुए इसको आगे का? अच्छा, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट दूसरा अभियान भंडानकों का अंत।
इन पर सब पर चर्चा करूंगा मैं। भंडानकों का अंत ये कब? 1182। ये क्या है बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रारंभिक युद्ध अभियानों में इसका आता है, ध्यान से सुनना, महोबा। महोबा से संघर्ष, ओबलेक, चंदेल और चौहान संघर्ष। ये क्या है, कैसे हुआ, सारी चीजें डिटेल से बताई जाएंगी 1182। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको एक और बताया जाएगा संघर्ष, ध्यान से सुनना, वो है गुजरात से संघर्ष। गुजरात से संघर्ष या चालुक्य चौहान संघर्ष। अब ये क्या है, इनको बताने के बाद आप यहां देखेंगे, वैसे तो गहड़वाल शासकों से भी इसका संघर्ष रहा, जिसमें नाम आता है जयचंद का। ठीक, गहड़वाल और चौहान वैमनस्य जो पैदा हुआ उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अभी ध्यान से सुने, इन संघर्षों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव पर अधिकार। अब ध्यान से सुनना है इसको। गुड़गांव पर इसके चचेरे भाई नागार्जुन ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? नागार्जुन। मैं आपको बता रहा हूं कि यह 77 में शासक बना, 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना। प्रारंभिक दौर में जो राजकाज था उसको इसकी माता संभाल रही थी, कपूरी देवी, और उन्होंने एक अच्छे नेतृत्व के तहत इस प्रशासन को संभाला। ये जो पृथ्वीराज तृतीय थे, महत्वाकांक्षी थे, ये शीघ्र अपने हाथों में सत्ता को लेना चाहते थे, और इसी प्रक्रिया के तहत 1178 में ही सारी सत्ता को इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। सत्ता को हाथों में ले लिया, और इनका पहला अभियान था इस गुड़गांव पर अधिकार करना, इस नागार्जुन का दमन करना। ये नागार्जुन जो था ये इनका चचेरा भाई था। बताया जाता है कि इस नागार्जुन ने स्थिति का लाभ उठाया, देखा कि बंदा अभी बड़ी उम्र का नहीं है, इनकी माता राजकाज संभाल रही हैं, अतः स्थिति का लाभ उठा करके चौहान शासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव पर, गुड़ापुरा पर, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं, पर अधिकार कर लिया। किसने? नागार्जुन ने। किसने अधिकार कर लिया? बताया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपने प्रमुख मंत्री कैमास की सहायता से, कैमास, कदम्बास, कैलाश, कंबास, जो मैंने विगत क्लास में नाम बताए थे, कैमास की सहायता से नागार्जुन को पराजित करता है और इस गुड़गांव पर पुनः अधिकार। तो निश्चित रूप से कुछ पढ़ने को नहीं है जी। प्रारंभिक युद्ध अभियान के दौरान जो इस गुड़गांव पर अधिकार पड़ा जाता है, इसके तहत गुड़गांव पर पृथ्वीराज तृतीय के चचेरे भाई नागार्जुन ने अधिकार कर लिया था। अतः पृथ्वीराज तृतीय ने अपने प्रमुख मंत्री कैमास की सहायता से इसे पराजित किया और गुड़गांव पर पुनः अधिकार। अर्थात इसमें जो क्वेश्चन निकल के आता है उस पर वर्क करें तो बस यही निकल के आता है कि गुड़गांव पर जो अधिकार किया या नागार्जुन का जो दमन किया, उसमें पृथ्वीराज का प्रमुख सहयोगी कौन था? प्रमुख भूमिका किसकी थी? कैमास। ये नाम ध्यान रखना है बस। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। भंडानकों का अंत। देखो, सतलज नदी क्षेत्र में, सतलज नदी क्षेत्र में रहने वाली भंडानक जाति, भंडानक एक जाति थी। इन भंडानकों का अंत या भंडानकों का दमन कैसे किया, इस भंडानक जाति का दमन कैसे किया, उस पर बात हो रही है। भंडानक जाति गुड़गांव व हिसार में आकर बस गई। कहां?
गुड़गांव व हिसार में आकर कौन सी जाति? भंडानक। ठीक भाई, बताया जाता है इसके बाद यह जाति अपने विस्तार के तहत अलवर, भरतपुर और मथुरा में विस्तार करने लगी। अब देखो, मैंने इतना बताया कि सतलज नदी क्षेत्र में रहने वाली भंडानक जाति जो थी वो पहले तो वहां से निकल के कहाँ आती है? गुड़गांव, हिसार में आकर बस जाती है। ठीक, ये शासन क्षेत्र चौहानों का था। इसी के अंतर्गत वह आगे भी अपने विस्तार को बढ़ाती है और उसके बाद विस्तार करती है अलवर, भरतपुर और मथुरा। इसके बढ़ते हुए विस्तार से पृथ्वीराज तृतीय चिंतित हो जाते हैं और इस जाति के दमन के लिए पृथ्वीराज तृतीय एक सैन्य टुकड़ी भेजते हैं और सैन्य टुकड़ी के माध्यम से इस जाति का दमन किया जाता है। और इतिहास पढ़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस यहाँ जब भंडानक जाति का दमन हो जाता है, इस अधिकांश भंडानक जाति नष्ट हो जाती है। बची कुची जो कुछ भी बच गए थे, कभी भी वो एकजुट होकर के कोई बस्ती या कोई बड़ा निर्माण नहीं कर सके। यानी उनके एकजुट होने का प्रमाण बाद में इतिहास में नहीं मिलता है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बना इस मैटर में? क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क करें तो बहुत सरल है कि भंडानक जाति के दमन का श्रेय किस चौहान शासक को जाता है? सीधा सा आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। भंडानक जाति के दमन का श्रेय किस चौहान शासक को जाता है? पृथ्वीराज। बस सब कुछ खत्म यही। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है इससे। उसको मैंने बताया ही तुमने गुड़गांव पर अधिकार वाले मैटर में कि भाई नागार्जुन को जो पराजित किया, उस सारे घटनाक्रम में जो विजय मिली थी पृथ्वीराज तृतीय को, उसका श्रेय किसको जाता था? कैमास, कदम्बास या कैमा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी महोबा। महोबा पर चंदेल वंश शासन कर रहा था। कौन सा वंश? और चौहान तो अपना था ही पृथ्वीराज तृतीय। और महोबा का चंदेल वंश का शासक था परमार्थी देव या परमारथ देव। परमार्थी देव या परमारथ देव कहां का शासक था? महोबा का। किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का। निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शासक था। महोबा रियासत जो थी, महोबा कहाँ है? एमपी में वर्तमान में। महोबा रियासत जो थी एक बड़ी रियासत थी, अच्छी रियासत थी और कह सकते हैं कि इस चौहानों के शासन क्षेत्र की सीमा और महोबा की सीमा मिलती थी, अर्थात चौहानों की सीमांत रियासत थी, चौहानों की सीमा से मिलती थी। ठीक भाई, यहाँ का शासक कौन था? महोबा का परमार्थी देव। और इस परमार्थी देव के दो वीर सेनापति भी थे। बहुत नॉलेज है तुम्हें। सेनापति थे आलाउदल। और ये मान्यता थी, आप जब इतिहास पढ़ के देखते हो तो इतिहास में आलाउदल की वीर कथाओं का बड़ा वर्णन है। हमारे आप लोक गाथाएं देख लो, उनमें भी आलाउदल का बड़ा चढ़ा क्या वर्णन है। मैं तो ये कहूंगा निश्चित रूप से वीर योद्धा थे ये आलाउदल। ठीक, जैसे कि जयमल पत्ता, जैता कूपा, ठीक, गोरा बादल, ऐसे ही आलाउदल भी दो सेनापति थे और योद्धा थे। ये बताया जाता है कि जब तक आलाउदल इसके साथ थे परमार्थी देव के, तब तक इसको हराना संभव था ही नहीं, क्योंकि सीमांत रियासत थी। आप एक चीज तो पढ़ते ही होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय की जो एक गलती थी वो ये थी कि इसने अपनी सीमा पर जितनी भी रियासतें थीं उनको, अधिकांश रियासतों को शत्रु बना लिया था। ठीक, और उसमें एक घेड़वाल वंश के शासक जयचंद आते हैं और उसी वजह से तो उसने गौरी का साथ दिया। तो अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छा व्यवहार करो, उनको अपना बना के रखो, जो ये नहीं कर पाए थे। अब देखो, महत्वाकांक्षी इधर तो पृथ्वीराज तृतीय और दूसरी तरफ देखें तो परमार्थी देव। महत्वाकांक्षा के तहत पृथ्वीराज तृतीय इस महोबा पर आक्रमण करता है। समय की बात करें हम तो बताया जाता है उससे पूर्व भी कुछ कारणवश आलाउदल इस महोबा छोड़कर जा चुके थे कन्नौज। बताया जाता है जब पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया तो उस समय आलाउदल थे नहीं, लेकिन उनको संदेश भेजा गया और संदेश पाकर अपने राज्य की रक्षा के लिए,
अपने राष्ट्र राज्य की रक्षा के लिए वापस आते हैं और बताया जाता है कि कोई गलत फहमी का शिकार भी होती है, परमार्थी देव स्वयं होता है, उसके संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं आती हैं, लेकिन हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि संघर्ष होता है, उसमें आला उदल मारे जाते। ठीक भाई, युद्ध होता है और इस युद्ध को एक नाम भी दिया गया है, तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? कब हुआ? 1182 में। कब हुआ? 1182। कौन जीता? पृथ्वीराज तृतीय। और कौन हारा? परमार्थी। किस वंश का? चंदेल। ठीक भाई, देखो यहां आला उदल मारे जाते हैं और महोबा के कई गांवों पर इससे पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार हो जाता है। अभी यहां तक आपने देखा तुमुल का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ। तुमुल के युद्ध के तहत परमार्थी देव के कौन से वीर सेनापति मारे गए? ठीक, चंदेल और चौहान संघर्ष के तहत चंदेल शासक कौन था? परमार्थी देव। अभी आगे देखें कि जब इस पृथ्वीराज तृतीय का महुआ के कई गांवों पर अधिकार हो जाता है तो वहां का ये प्रशासक नियुक्त करता है, वहां का एक सामंत, वहां के लिए एक सामंत नियुक्त करता है, एक प्रशासक नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है कि महोबा पर अधिकार कर पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था। आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में दे रखा है, शायद आपको पता होगा। नहीं पता किसी को? अरे हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नियुक्त करता है, मैं यहां इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाँ जी, नियुक्त करता है पुंजन राय को। किसको नियुक्त करता है? ये आंसर था, ऑप्शन था और यही आंसर था। हाँ जी, ये आंसर था पुंजन राय। अर्थात इससे पॉइंट इसे में देखें, भंडारकों का अंत में एक ही क्वेश्चन आपने देखा कि भंडारक जाति के दमन का श्रेय किसे जाता है? पृथ्वीराज तृतीय। इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप कई 3-4 क्वेश्चन निकाल सकते हो, जैसे कि तुमुल का युद्ध कब हुआ, तुमुल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तुमुल के युद्ध में विजय किसको मिली, पृथ्वीराज तृतीय ने विजय के पश्चात महोबा पर अपना प्रशासक किसे नियुक्त किया। खत्म हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, गुजरात से संघर्ष यानी चालुक्य चौहान संघर्ष। गुजरात पर किस वंश का शासन था? चालुक्य। चालुक्य या सोलंकी, बात एक ही है। ठीक, शासन था जी गुजरात पर। हम बात करते हैं जो ये संघर्ष होता है ये क्यों होता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। देखो, गुजरात पर चालुक्य शासक था भीम द्वितीय। वैसे आपको स्पष्ट कर दूं कि चालुक्य शासक बहुत शक्तिशाली रहे हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय से पहले चालुक्य शासकों ने मोहम्मद गौरी को भी पराजित किया था 1178 में। ये ध्यान रखना। भीम द्वितीय बताया जाता है, देखो इस चालुक्य और चौहान संघर्ष के कई रीजन बताए जाते हैं। चाहे एक रीजन उनमें से यह भी बताया जाता है कि ये संघर्ष का कारण बनी इच्छिनी। कौन बनी? ये रोचक रीजन है जी। ठीक, बाकी की और भी रीजन है, तात्पर्यपरक रीजन है और भी, लेकिन हम सीधी सी बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चनों पे वर्क करना है हमें। कि इच्छिनी, ये बंदा चाहता था इच्छिनी से विवाह करना, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय का मैटर था वो, और दोनों का उनका हो गया और इसलिए इसका नाराजी हुई। संघर्ष की स्थिति बनती है जी, बताया जाता है भीम द्वितीय इस वजह से नाराज होकर जगदेव प्रतिहार के नेतृत्व में, जगदेव प्रतिहार के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। किससे लड़ने के लिए? चौहान से लड़ने के लिए। इस दोनों के मध्य नागौर में युद्ध होता है। क्या होता है? नागौर में युद्ध होता है और युद्ध के तहत यह किसी को भी विजय नहीं मिलती है, अनिर्णायक युद्ध होता है। कैसा युद्ध होता है? अनिर्णायक युद्ध। बताया जाता है इसके बाद दोनों के मध्य संधि हो जाती। बस इतना सा पढ़ना होता है।
ठीक भाई, दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नागौर का मध्य युद्ध, लेकिन निर्णायक युद्ध था और तत्पश्चात दोनों के मध्य संधि होगी। इतना कोई विशेष क्वेश्चन नहीं छोड़ता है ये मैटर, लेकिन ध्यान से सुने। अगर हम सामान्य वे में पढ़ें तो घेड़बाल और चौहान संघर्ष भी पढ़ा जाता है, या घेड़बाल या चौहान वे मनस्यता पढ़ी जाती है। और उसका कारण क्या थी? संयोगिता। कारण तो खैर अगर देखें हम, अगर गहराई में जाएं तो कारण तो बहुत निकलते हैं, और मेन कारण तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ठीक, इधर वो बंदा जयचंद भी विस्तृत साम्राज्य का धनी बनना चाहता था, अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, इधर चौहान भी महत्वाकांक्षी था। अब बीच में सब वो आ गई, कौन? संयोगिता। वैसे संयोगिता के बारे में मैं बता दूं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और त्रिपाठी जो इतिहासकार हुए हैं, ये लोग इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं, संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय की कहानी को। लेकिन इतिहासकार दशरथ शर्मा इस कहानी को भी इतिहास का एक हिस्सा मानते हैं और निश्चित रूप से इस बात पर सहमत होते हैं कि ये प्रेम विवाह हुआ था। तो कुछ इतिहासकार तो इस कहानी को काल्पनिक नहीं मानते हैं, काल्पनिक ही मानते हैं, कुछ सही मानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। संयोगिता थी और हो सकता है इस प्रकार की स्थिति बनी थी, और निश्चित रूप से घेड़बाल चौहानों के मध्य वैमनस्य ज्यादा बढ़ा था। इस कारण स्वयंवर से छोरी को उठा ले जाना, ठीक, तो वैमनस्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी यहां तक ये प्रारंभिक युद्ध अभियान हो गए। अब इसके बाद देखो मोहम्मद गौरी की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? मोहम्मद गौरी की। मैं समझा ही देता हूं, लिखना तो बाद में हो जाएगा। अब आप पढ़ोगे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष। ध्यान से सुनना जी इन तत्वों को। वैसे तो आप जानते ही हो कि जो संघर्ष हुआ था, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि संघर्ष हुआ, वो युद्ध कौन से थे? तराइन का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ? 1191। इसमें एक तरफ कौन था? पृथ्वीराज तृतीय और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। डिटेल्स में बताऊंगा, अभी ये तो केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूं। नेक्स्ट बात करें तो आप इतिहास के तहत एक और युद्ध पढ़ते हो, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये हुआ कब? 1192। और इसमें एक तरफ तो मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ कौन? पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन हम वर्क करते हैं जी, ये मोहम्मद गौरी कौन था, कैसे आया, क्यों पृथ्वीराज तृतीय से इसका संघर्ष हुआ, सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये तो आप हाईलाइट पढ़ते ही हो, सब पढ़ते हैं। इस तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। निश्चित रूप से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जो पहले भी पूछ चुका हूं। राजस्थान के इतिहास का ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात राजपूत शक्तियों को लगभग 200 वर्षों के लिए सुला दिया गया? बताएं मुझे। राजस्थान इतिहास का ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात राजपूत शक्तियों को लगभग 200 वर्षों के लिए सुला दिया गया? कोई बात नहीं, ये केबीसी थोड़ी चल रहा है जो डिस्कस कर रहे हैं आपस में। मैं बता दूं, वो युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ठीक। और मैं बताया था उस समय। चलो मैं छोड़ो, इस क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा हूं, दूसरा पूछता हूं। भारतीय इतिहास या राजस्थान इतिहास का ऐसा कौन सा युद्ध था जो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ, और वो आपको, हाँ, वो आंसर है जी तराइन का द्वितीय युद्ध। क्यों क्यों क्यों? इसका देखो, आप खानवा युद्ध की बात करें तो 200 वर्ष बाद ही आप देखते हैं राजपूत संगठित होते हैं हुरडा सम्मेलन में।
उसके बाद संगठित वहीं होते हैं जी। ठीक, आप इतिहास उठा के देखो, बड़ा रोचक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसकी कि भाई ये मील का पत्थर क्यों साबित हुआ ये युद्ध, तो इसके बाद बता दूं कि ये त्राइन का द्वितीय युद्ध ही था जिसके बाद भारत पर मुस्लिम सत्ता काबिज हुई थी। आपको पता हो तो उस समय दिल्ली और अजमेर तक एक विस्तृत साम्राज्य था किसका, चौहानों का। और मोहम्मद गौरी के जीतते ही आपने देखा कि दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो जाता है मोहम्मद गौरी का, और बाद में आगे चल करके मोहम्मद गौरी अपनी सत्ता किसको देके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आप देखें उसके बाद लगातार 320 वर्ष से सल्तनत काल पड़ा जाता है, उसके बाद मुगल काल आ जाता है। तो मुस्लिम सत्ता काबिज हुई थी इससे युद्ध के बाद, तो ये भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित। ठीक भाई, मैं ध्यान से सुनना। अब अभी देखें हम, ये तो केवल लिख दिया है मैंने इन बंदों के बारे में। मोहम्मद गौरी को आप नाम सुना ही होगा तुमने। मोहम्मद गौरी को शिहाबुद्दीन गौरी या मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी जाना गया। शिहाबुद्दीन व मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी जाना गया। ये बंदा गजनी व गौर का शासक था। गजनी मध्य एशिया की एक बड़ी रियासत, वहां का शासक था। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष हुआ सर्वप्रथम, इससे पूर्व भी ये आपको बताया गुजरात के चालुक्य शासक से पराजित हो चुका था। उससे पूर्व भी मुल्तान पर आक्रमण कर चुका था, कोई दिक्कत नहीं जी। तत्कालीन समय में मुल्तान भारत का पार्ट था। हम बात करें यहां पर तो मोहम्मद गौरी का इसका संघर्ष क्यों होता है, लेकिन उससे पहले एक बात कि मैं आपसे ही पूछता हूं क्वेश्चन बहुत सरल है, ध्यान से सुनना। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग इस पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार पराजित किया। ठीक, इस पर वर्क करते रहो, बताते रहो। नेक्स्ट बात करें प्रबंध चिंतामणि के अकॉर्डिंग कितनी बार पराजित किया। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट सुरजन चरित्र के अकॉर्डिंग कितनी बार पराजित किया। नेक्स्ट हम्बीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग कितनी बार पराजित। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन है यहां, पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग कितनी बार हराया। प्रबंध चिंतामणि के प्रबंध देखो, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन, चंद्रबरदाई, जो इसका मित्र व दरबारी कवि था चौहान का, पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक, जिसने लिखा पृथ्वीराज रासो, लेकिन इसको पूर्ण किया था, कंप्लीट किया था इसके छोरे जलहड़ ने। ठीक, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के संदर्भ में पहले ही बता चुका हूं, दलपुंगल की उपाधि धारण की, इसी से जानकारी मिलती है। इसके अकॉर्डिंग कितनी बार पराजित किया। सुरजन चरित्र के लेखक कौन, चंद्रशेखर। कौन, चंद्रशेखर। हम्बीर हट और सुरजन चरित्र दोनों ही किसने लिखी, चंद्रशेखर ने। हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन, राइटर कौन, नैनचंद सूरी। कौन, नैनचंद सूरी। सबके राइटर आपके सामने हैं। इनके अकॉर्डिंग आप, चलो सबका नहीं बता सकते तो एक का तो बताओ कम से कम, एक या दो का। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे 2 बार। रासो के अकॉर्डिंग 2 बार हैं। अब इतनी मासूमियत से कह रहे हो तो आप लिख दूंगा मैं। लेकिन मैं, आप ध्यान से सुने, आपने सही बताया बिल्कुल, 21 बार। कितनी बार, 21 बार। प्रबंध चिंतामणि के अकॉर्डिंग पराजित किया 23 बार। कितनी बार है, 23 बार। सुरजन चरित्र के अकॉर्डिंग 21 बार और हम्बीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग 7-8 बार। ठीक भाई, कितना, 7-8 बार। 21 बार, 23 बार और
21 बार, इसके अकॉर्डिंग 7-8 बार। ठीक भाई, अब देखो आप यहां पर मैं क्या क्यों इन चीजों को बता रहा हूं, ये आपको ध्यान तो रखनी ही है, लेकिन बता क्यों रहा हूं, इस चीज पर ध्यान दें। कारण क्या है कि ये 21 बार 23 बार 7-8 बार इतनी बड़ी संख्या में पराजित किया था, इतनी बार पराजित किया था पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को, लेकिन फिर भी हम कितने युद्ध पढ़ते हैं? 2। आप इतिहास उठा के देखो, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, यही है जी, यहीं तक है। ठीक, अब वो मैटर होगा। ठीक, हम चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष पढ़ रहे हैं, इसके तहत हम 2 युद्ध पढ़ते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ध्यान इधर लगाओ, टाइम खराब मत करो। ठीक भाई, अब देखो आप यहां, लेकिन इतना इन्होंने क्यों लिखा इतनी बार? इन्होंने क्यों लिखा इतनी बार? रिसर्च इस पे करना है ना, क्यों लिखा इतनी बार। अगर इस बात को हम देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये क्यों लिखा इतनी बार, दूसरी बात ये 2 ही युद्ध क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब इतनी बार लिखा हुआ है तो 21 बार 21 युद्ध क्यों नहीं पढ़ रहे, 23 युद्ध क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक, उसके अलावा इसमें आप देख रहे हो यहां पृथ्वीराज तृतीय जीत रहा है ना। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज नीचे आ गया? क्या हुआ? उस पर भी एक बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले हाँ जी, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। हम एक संघर्ष को बड़ा रूप दे करके, विस्तृत रूप दे करके समझाएंगे, लेकिन पहले नोट कर लो। लिखें आप,